अब हम कवर करेंगे डेप्रीसिएशन। सर पहली बात तो डेप्रीसिएशन की बात करी गई है सेक्शन नंबर 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। देखो नॉर्मली सेक्शन नंबर याद हो तो सही, ना हो तो कोई बात नहीं, बट ये सेक्शन नंबर आप हमेशा याद रखना क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपको लिख के आना चाहिए। तो अब याद रखना सेक्शन नंबर 32 के अंदर डेप्रीसिएशन की बातें होती है। पहली बात तो ये, ठीक है। अब सर डेप्रीसिएशन क्या होता है, पहले हम ये बात समझते हैं कि इसका लॉजिक क्या है डेप्रीसिएशन का। देखो सिंपली से आप ये बात समझो, मानो सर मैंने कोई एसेट परचेज करा, ठीक है, और मैं उस एसेट को अपने बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब सर यहाँ पे ये सवाल उठता है कि मैंने जो एसेट खरीदने के लिए एक्सपेंस करा या मैंने एसेट का जो परचेज प्राइस पे करा, क्या मैं वो अमाउंट एज एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकता हूँ पीजीबीपी के अंदर? मतलब जब मैं अपनी इनकम निकालूंगा पीजीबीपी, तो क्या मैं इसे जितना मैंने परचेज प्राइस को पीजीबी की इनकम में से माइनस कर सकता हूँ? तो देखो अगर हम सोचें तो देखो यार, ये मैंने एसेट क्यों लिया है? बिजनेस में यूज करने के लिए। तो ये बहुत लॉजिकल चीज है कि मैं इस खर्चे को एज एक्सपेंस तो क्लेम कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा एसेट में लिया ही क्यों है? बिजनेस को यूज करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर जो बिजनेस से इनकम है उसी में से इसकी कॉस्ट माइनस करूंगा। हाँ, बट सर यहाँ पे एक दिक्कत और आती है कि ये बहुत लार्ज अमाउंट है, तो अगर मैं ये पूरा परचेज प्राइस एक साथ एक साल में माइनस कर दूंगा तो इससे मेरी इनकम बहुत कम हो जाएगी। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, मैंने जो ये एसेट लिया है मैं इसे कोई एक साल से यूज करने वाला हूं नहीं, मैं तो बहुत सालों में से यूज करने वाला हूँ। जब तक इस एसेट की लाइफ है तब तक मैं इसे यूज करने वाला हूँ। हाँ, तो ये भी तो यहाँ पे एक लॉजिक और आता है कि जब आप इस एसेट को यूज अलग अलग सालों में करने वाले हो तो जो उसकी कॉस्ट है, जो उसका टोटल परचेज प्राइस है, वो भी आपको अलग अलग सालों की इनकम में से माइनस करना चाहिए। हाँ, ये तो यहाँ पे दो तो आपको बात समझ में आई कि जब मैंने एसेट परचेज करा तो मुझे यहाँ तक ये बात समझ में आ गई कि मैं जितना मैंने परचेज प्राइस करा है ये मेरी पीजीबी की इनकम में से माइनस तो होना चाहिए, बट मैं एक जिस साल परचेज करा उस साल सारी कॉस्ट माइनस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, और दूसरी बात मुझे इसके फायदे अलग अलग सालों में मिलने वाले हैं, तो उसका खर्चा भी अलग अलग सालों में माइनस होना चाहिए। पहली बात तो ये। अब इसी बात का सॉल्यूशन दिया डेप्रीसिएशन के कॉन्सेप्ट ने। तो डेप्रीसिएशन के कॉन्सेप्ट में सिंपली ये बात कही कि आप एक साथ एक साल में उसकी टोटल कॉस्ट अलाउ मत करो, मतलब सारी उसकी एक ही साल में परचेज प्राइस माइनस मत कर दो इनकम में से, बट हर साल जब तक उसकी लाइफ है थोड़ा थोड़ा माइनस करते चलो। तो यही कॉन्सेप्ट कहता है डेप्रीसिएशन का। तो समझे, तो हम इसमें करेंगे क्या? जो कॉन्सेप्ट है डेप्रीसिएशन का, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम जो भी एसेट परचेज करेंगे हम उस एसेट को एक साल में माइनस नहीं करेंगे, जबकि जो उस एसेट की टोटल लाइफ है, ओवर द जितनी उसकी लाइफ है थोड़ा माइनस करके चलेंगे। अब वो कैसे करेंगे हम आगे भी पढ़ेंगे। तो यहां तक आपको डेप्रीसिएशन का मीनिंग समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमने स्टार्ट करा। अब सर इनकम टैक्स एक्ट कहता है, पहली बात तो अब हमें ये चीज समझ में आ गई कि हमने जब भी कोई एसेट परचेज करते हैं और हम उस एसेट को बिजनेस में यूज करते हैं, तो मैं उस एसेट की कॉस्ट को एक साथ माइनस नहीं करता, अलग अलग सालों में माइनस करके चलता हूँ। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं डेप्रीसिएशन। बट अगर आपको डेप्रीसिएशन का खर्चा क्लेम करना है तो उसके लिए आपको दो कंडीशन पूरी करनी होगी। सर कौन सी दो कंडीशन? पहली कंडीशन, आप जिस एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन क्लेम करने वाले हो, मतलब जिस एसेट की कॉस्ट को ओवर अ पीरियड माइनस करने वाले हो पीजीबी की इनकम में से, उस एसेट को आपको यूज करना पड़ेगा बिजनेस और प्रोफेशन में। सर बहुत ही लॉजिकल चीज है। अगर मैं ये एसेट अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं कर रहा हूँ तो मैं अपने बिजनेस प्रोफेशन की इनकम में से इसे क्यों माइनस करूंगा? अगर मैं इसको बिजनेस प्रोफेशन में यूज कर रहा हूँ तभी तो मैं इसको इसकी इनकम में से माइनस करूंगा। बहुत लॉजिकल चीज है, ठीक है। बट सर यहाँ पे यूज का मतलब आता है सर एक्टिव यूज भी और पैसिव यूज भी। अब सर ये बात ध्यान से समझो। सर एक्टिव यूज क्या है? मैं एक मशीन खरीद के लाया और मैं उस मशीन को अपनी फैक्ट्री में यूज कर रहा हूँ, उससे माल बना रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्चुअली यूज कर रहा हूँ। तो अगर कोई मशीन एक्टिव यूज हो रही है, कोई एसेट एक्टिव यूज हो रहा है, तो उस पर डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। बट सर अगर कोई मशीन पैसिव यूज हो रही है सर, तब भी उस पर डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हैं। सर पैसिव यूज का यहाँ पे मतलब क्या है? मानो कोई मैं एक मशीन खरीद के लाया और मैं उसे यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे उसे स्टैंड बाय मशीन रख रहा हूँ कि जब मेरी मेन मशीन खराब हो जाएगी तब मैं इस मशीन को यूज करूंगा। तो मतलब यहाँ पे उस मशीन का मैं पैसिव यूज कर रहा हूँ। पैसे मतलब वो रेडी फॉर यूज तो है, बट अभी एक्चुअल में यूज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि सर वो स्टैंड बाय में रखी है। तो अगर स्टैंड बाय मशीन, हम उसके ऊपर भी डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो डेप्रीसिएशन क्लेम करने के लिए पहली कंडीशन क्या थी कि एसेट को बिजनेस प्रोफेशन में यूज होना पड़ेगा। सर यूज एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब सर दूसरी कंडीशन क्या आती है
कि हम उस एसेट के ओनर होने चाहिए। अगर मुझे किसी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो मैं उस एसेट का ओनर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं अगर मेरा पड़ोसी कोई मशीन खरीद के लाया मैं को नहीं मैं इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा क्योंकि मशीन तो आई है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर जब आप उस मशीन के ओनर होगे तभी आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। अब सर यहाँ पे ओनर का मतलब होता है बेनिफिशियल ओनर। सर बेनिफिशियल ओनर मतलब सिर्फ यहाँ पे मैं ये देखूंगा कि डॉक्यूमेंट्स में ओनर कौन है। ओनली डॉक्यूमेंट्स में ओनर मत देखो, देखो एक्चुअल में उस मशीन से रियल बेनिफिट्स किसको मिल रहे हैं, वही उसका बेनिफिशियल ओनर बनेगा और वही डेप्रिसिएशन क्लेम करके चलेगा। अब सर इस बात को समझने के लिए 3 केस हमने लिए हैं यहाँ पे, जो नॉर्मली आईसीआई इन्हीं 3 केसेस में से ये वाला पॉइंट उठाता है। अब सर पहला केस क्या है, एक लीज एग्रीमेंट होता है। सर लीज एग्रीमेंट क्या होता है, एक बंदा होता है वो कोई एसेट किसी दूसरे बंदे को यूज करने के लिए देता है और इसके बदले वो उसे लीज रेंटल पे करके चलता है। अच्छा यहाँ पे डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा, देखो एक्चुअल में देखो मशीन या एसेट का ओनर कौन है, सर जिसने लीज पे दिया लेसर, बट उसे यूज कौन कर रहा है, सर लेसी। तो अभी हमने क्या कहा, तो ये देखो कायदे से मशीन के बेनिफिट किसे मिल रहे हैं, सर जो ओनर है, जो एक्चुअल में लेसर है वही तो ओनर है और वही इस मशीन से रेंटल के फॉर्म में बेनिफिट कमा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे लीज के केस में कौन डेप क्लेम करता है, सर लेसर, क्योंकि वो इसका बेनिफिशियल ओनर है। ठीक है सर, दूसरा केस जो आता है एग्जाम में वो आता है हायर परचेज एग्रीमेंट का। सर हायर परचेज एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है, मानो कि मैंने इसमें सर बेसिकली ये होता है कि मानो एक बंदा है और उसके पास एक मशीन है, मैंने दूसरे बंदे को मशीन रेंट पे दे दी कि जब तू मशीन यूज कर और फॉर 10 ईयर्स, और जैसे ही 10 साल खत्म हो गए ये मशीन मैं तुझे फिक्स प्राइस पे बेच दूंगा। तो ये होता है हायर परचेज एग्रीमेंट। अब सर इसमें हायर परचेज एग्रीमेंट में जो बंदा मशीन को रेंट पे लेता है, मुझे पता है कि एग्रीमेंट के एंड में जाके मशीन उसकी हो जानी है, वही एक फिक्स प्राइस पे मशीन खरीद लेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है क्योंकि यार ये मशीन जिस बंदे ने मशीन रेंट पे दी है, जो उसका एक्चुअल बायर है, उसका तो इसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं ना। उल्टा जिस बंदे ने मशीन रेंट पे ली है उसका इंटरेस्ट है, क्योंकि उसे पता है कि आज 10 साल बाद तो ये मशीन मेरी हो ही जानी है, समझे। तो ऐसे केस के अंदर जो बंदा परचेजर है सर वो पहले दिन से ही इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। जिस दिन से उन्हें रेंट पे ली उसके पहले दिन से ही वो जिस बंदे लिया है वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। सर क्यों, क्योंकि हमें पता है कि पीरियड के एंड में तो अल्टीमेटली मशीन उसी की होनी है ना। ठीक है, अब सर इसमें एक बात और आती है, मानो कोई पर्सन है वो पूरी मशीन का ओनर नहीं है, वो सिर्फ उसके पार्ट का ओनर है, तो उसे डेप्रिसिएशन भी सिर्फ उस पार्ट के रिस्पेक्ट में ही मिलेगा, पूरी मशीन पे नहीं मिलेगा, सिर्फ पार्ट पे डेप्रिसिएशन मिलके चलेगा। ठीक है, तो सर ये सारी बातें करने के बाद मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करने की 2 कंडीशन समझा। पहला कि एसेट मेरे बिजनेस प्रोफेशन में यूज होना चाहिए, और सर दूसरी कंडीशन कि मैं उस एसेट का ओनर होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब सर आपने समझा दिया कि डेप क्या होता है, हमने लॉजिक समझा, डेप क्लेम करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए मैंने ये समझी। अब सर अगला मुद्दा आता है कि मैं डेप कैलकुलेट कैसे करूं, हाउ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो सर देखो मैं बात करूं तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने के नॉर्मली 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है ब्लॉक वाइज और एक होता है एसेट वाइज। अब सर कब कौन सा लगता है बात समझो, तो देखो मैं कहूं 99.9% में हमेशा ब्लॉक वाइज मेथड से आप डेप्रिसिएशन निकालते हो। ठीक है, बट जो मानो कोई एंटिटी है, कोई पर्सन है जो जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिजनेस में है, जो जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिजनेस में है, तो उसके पास एक ऑप्शन है, वो ब्लॉक वाइज भी डेप निकाल सकता है और एसेट वाइज भी। इसके अलावा कोई भी पर्सन हो हमेशा में कैसे डेप निकालना है, ब्लॉक वाइज। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई कि 99.9 केस में कौन सा लगेगा, ब्लॉक वाइज। बट सिर्फ एक केस है, कोई पर्सन है जो पावर के बिजनेस में जनरेट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में, तो उसके बाद ऑप्शन है कि वो चाहे तो एसेट वाइज भी ले सकता है, मतलब बाकी सारे केस में कौन सा लगता है, ब्लॉक वाइज। ठीक है, अब सब ब्लॉक वाइज में बेसिकली क्या होता है, सब ब्लॉक वाइज के अंदर हम पूरे ब्लॉक पर एक साथ डेप निकालते हैं, हम एसेट को अलग अलग ब्लॉक में बांटते हैं और फिर पूरे ब्लॉक पे एक साथ डेप की कैलकुलेशन करके चलते हैं। पर एसेट वाइज के अंदर मैं हर एसेट का अलग अलग डेप निकाल के चलता हूँ, जैसे नॉर्मली आपने अकाउंट्स में देखा होगा। ठीक है, तो पहले हमें ये चीज समझ में आ गई कि डेप कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं सर, ब्लॉक वाइज और एसेट वाइज, और हमेशा नॉर्मली ब्लॉक वाइज ही लगता है। ठीक है, और एक केस में एसेट वाइज भी आ सकता है। अब सब ब्लॉक वाइज के अंदर क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा जब मैं ब्लॉक वाइज के अंदर डेप निकालता हूं तो सबसे पहले मेरे जितने भी एसेट्स हैं, मेरे बिजनेस एसेट्स हैं, मैं उनको अलग अलग ब्लॉक में बांटूंगा। ऑल बिजनेस एसेट्स शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स।
ठीक है, और फिर इस ब्लॉक के ऊपर, हर ब्लॉक के ऊपर डेप्थ की कैलकुलेशन करके चलूंगा। अब सर जब मैं अलग अलग ब्लॉक में बांटूंगा तो मैं किन बातों का ध्यान रखूंगा, कौन से एसेट एक ब्लॉक में आएंगे। तो देखो ब्लॉक का मतलब एक ब्लॉक के अंदर वो सारे एसेट आएंगे जिनका सेम नेचर हो और जिन पे सेम रेट ऑफ डेप्थ लगता हो। सही बात पढ़ के मुझे ये चीज समझ में आई कि जो मैं एसिड यूज करता हूँ सबसे पहले मुझे उन्हें अलग अलग नेचर में बांटना है और फिर देखना है कि उन सारे एसेट के ऊपर कौन सा रेट ऑफ डेप्थ लगता है, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर हर एसेट के ऊपर अलग रेट ऑफ डेप्थ होता है। तो ऐसे एसेट जिनका नेचर सेम है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है वो सारे एसेट एक ही ब्लॉक में आएंगे। अब देखो मैं बात करूं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बेसिकली एसेट के 4 नेचर होते हैं। सर कौन से? या तो एसेट आता है बिल्डिंग की कैटेगरी में, या वो बनता है प्लांट मशीनरी, या वो बनता है इंटेंजिबल, और या वो बनता है फर्नीचर। फिर इसके बाद अब बिल्डिंग के भी अलग अलग टाइप की बिल्डिंग के अलग अलग रेट ऑफ डेप होते हैं। फिर प्लांट मशीनरी में अलग अलग डेप होंगे, इंटेंजिबल अलग अलग होंगे, फर्नीचर में अलग अलग होंगे। सबसे पहले मैं देखूंगा कौन से एसेट का नेचर सेम है और फिर देखूंगा इन सब में कौन से एसेट है जिनपे सेम रेट ऑफ डेप लगता है। पहले देखो नेचर और उसके बाद नेचर के देखो कि मानो मैंने लिया बिल्डिंग, अब बिल्डिंग के अंदर मानो 4 पर एसेट है, ठीक है। अब मुझे पता है किसी पे लग रहा है 10, किसी पे 15, किसी पे 10, किसी पे 5, तो मुझे पता है 10-10 वाले इनका नेचर भी सेम हो गया, बिल्डिंग रेट भी सेम हो गया, तो ये दोनों एक ब्लॉक में आ जाएंगे, जबकि ये दोनों अलग अलग ब्लॉक में जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही मैं प्लांट मशीन का देंगे और ऐसे ही इंटेंजिबल फर्नीचर। तो यहाँ हमने सीखा सर ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है, ब्लॉक बनता कैसे है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखो इस बात को समझाने के मैंने एक एग्जाम्पल और लिया ताकि आपको समझ में कि हम ब्लॉक कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 बिजनेस एसेट है, ABCDEF। जो ए है वो है फर्नीचर जिसपे 10% डेप लगता है, बी है कॉपीराइट मतलब इंटेंजिबल जिसपे 25% रेट ऑफ डेप लगता है, सी क्या है प्लांट 15% डेप, डी क्या है प्लांट 40% डेप, ई क्या है बिल्डिंग 10% डेप और एफ क्या है फर्नीचर 10% डेप। अब सर मुझे ब्लॉक बनाने हैं, तो ब्लॉक के लिए पहला स्टेप क्या था, देखो कौन से एसेट का नेचर सेम है। फिर अगले स्टेप में देखो उन किसका रेट ऑफ डेप सेम है। तो सर पहले मैं देखा सर एक कैटेगरी आ गई फर्नीचर, एक नेचर हो गया फर्नीचर। देखो कोई और फर्नीचर है? सर दोनों फर्नीचर हो गए, एक ए और एफ। क्या इनका रेट भी सेम है? सर 10 रेट भी सेम है, नेचर भी सेम हो गया, रेट भी सेम हो गया, तो ये दोनों एक ब्लॉक में आ जाएंगे। तो एक ब्लॉक तो क्या बन गया, ए और एफ। अब मैं ए और एफ पे एक साथ डेप्थ की कैलकुलेशन करके चलूंगा। सर अब अगला क्या आ गया सर, नेचर कॉपीराइट मतलब इंटेंजिबल। तो देखो क्या कोई और इंटेंजिबल है? सर नहीं, कोई और इंटेंजिबल तो है नहीं, मतलब इसका सिर्फ एक ही बी का अपना अलग ब्लॉक बनेगा, बी के साथ और कोई टीम में नहीं है। अब सर मैं देखूंगा क्या कोई प्लांट, तो देखो सी एक प्लांट ए रहा, डी एक प्लांट ए रहा और 2 ही प्लांट है। क्या इनका रेट ऑफ डेप्थ सेम है? नहीं सर, इनका नेचर तो सेम है बट इनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग है। तो ऐसे केस के अंदर अब प्लांट के अंदर 2 ब्लॉक बनेंगे, एक सी का अलग ब्लॉक और डी का अलग ब्लॉक, ठीक है ओके। अब सर एक बचा बिल्डिंग, अब बिल्डिंग में तो एक ही एसेट है, नेचर एक ही है, कोई और दूसरी बिल्डिंग है नहीं, तो इसका अलग ब्लॉक बनेगा। तो ऐसे करके मेरे बिजनेस के अंदर कितने ब्लॉक बन गए, 1 2 3 4 5। तो ऐसे करके मैंने ब्लॉक बनाया। अब मैं हर ब्लॉक के लिए अलग अलग डेप्थ की कैलकुलेशन करके चलूंगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हम ब्लॉक वाइज के अंदर ब्लॉक कैसे बनाते हैं, ठीक है। सर अगला स्टेप क्या होता है, देखो अगला स्टेप होता है अब आपने अलग अलग ब्लॉक तो बना लिए, अब आप हर ब्लॉक के अंदर डेप्थ की कैलकुलेशन कैसे करके चलोगे। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं उस ब्लॉक की ओपनिंग वैल्यू, ठीक है। जो नॉर्मली पिछले साल की क्लोजिंग वैल्यू होती है वो बनती है इस साल की ओपनिंग वैल्यू। तो ओपनिंग वैल्यू ब्लॉक आती है। सर इसमें प्लस करते हैं न्यू एसेट परचेज, मैंने ड्यूरिंग द ईयर कौन कौन से नए एसेट लिए इस ब्लॉक वाले, ठीक है। अब सर जो हम न्यू एसेट परचेज करते हैं तो उसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं फिर ऐड करते हैं। पहला ऐसे एसेट जो मैंने पुट टू यूज करे 180 डेज और मोर, ठीक है। ऐसे एसेट जो मैंने पुट टू यूज करे 180 दिन से कम, और ऐसे एसेट जो मैंने इस साल परचेज तो कर लिए बट ड्यूरिंग द ईयर पुट टू यूज ही नहीं करे, समझे। तो पहला मैंने लिया ओपनिंग बैलेंस, इसमें मैं ऐड करूंगा न्यू एसेट परचेज। अब न्यू एसेट परचेज को मैं 3 कैटेगरी में बांटूंगा, अलग अलग ऐड करके चलूंगा। पहला जो मैंने पुट टू यूज करे 180 डेज और मोर, जो मैंने पुट टू यूज करे लेस देन 180 डेज, और जो मैंने पुट टू यूज करे ही नहीं, ठीक है। फिर मैं माइनस करूंगा अगर मैंने इस ब्लॉक में से कोई एसेट बेचा है तो वो उसकी सेलिंग प्राइस एक्चुअल में जितना बेचा वो माइनस करके चलूंगा, और उसके बाद मुझे मिल जाता है क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। अब सर क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी फाइंड करने के बाद अब हम करेंगे डेप्थ की कैलकुलेशन। तो देखो जब हम डेप्थ की कैलकुलेशन करके चलेंगे तो हम 3 स्टेप में लेके चलें।
पहला देखो, कोई ऐसा एसेट जो आपने इस साल परचेज करा पर पुट टू यूज नहीं करा, नॉट पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर। सर कोई ऐसा एसेट है तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखो सर, ऐसा एसेट कौन सा है जो हमने पुट टू यूज करा लेस देन 180 डेज, उस पर आपको हाफ रेट से डेप मिलके चलता है। और देखो उसके बाद क्लोजिंग डब्ल्यूडी में से ये दोनों अमाउंट माइनस कर दो और जो बैलेंस बचा उस पर आपको पूरा रेट से डेप मिलके चलता है। अब सर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है ताकि आपको अच्छा समझ में आए। मानो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं 15% ब्लॉक की। मान के चलो सर प्लांट मशीनरी है जिसमें 15% रेट है डेप, तो ये एक ब्लॉक बन जाएगा, इसकी डेप इसकी हम कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं। मानो इस ब्लॉक का ओपनिंग बैलेंस था सर 50 लाख का, ठीक है। इस ब्लॉक का ओपनिंग बैलेंस आ गया 50 लाख, ठीक है। अब सर मैंने न्यू एसेट परचेज करे, अब सर मैं 3 एसेट परचेज करे। एक ऐसा एसेट जो मैंने पुट टू यूज करा 180 डेज और मोर 10 लाख का, ऐसा एसेट जो मैंने पुट टू यूज करा लेस देन 180 डेज 5 लाख का, फिर ऐसा एसेट जो मैंने पुट टू यूज ही नहीं करा वो 4 लाख का। और साथ ही साथ मैंने एक मशीन बेच दी इस ब्लॉक में से, कितने की बेची, एक्चुअल प्राइस कितने का था 19 लाख। इन सबको सॉल्व करा, आंसर आ गया 50 लाख, ठीक है। अब सर जब मैं डेप की कैलकुलेशन करके चलूंगा, पहले मैं देखूंगा क्या कोई ऐसा एसेट है जो मैंने पुट टू यूज ही नहीं करा। सर वो ये रहा 4 लाख, तो इस 4 लाख के ऊपर सर कोई डेप नहीं मिलेगा, 0%, ठीक है। अब देखो ये ऐसे एसेट है जो मैंने पुट टू यूज लेस देन 180 डेज करा, सर ये रहा सर 5 लाख। तो इस 5 लाख पे नॉर्मल डेप का रेट क्या है सर 15%, बट क्योंकि हमने 180 दिन से कम के लिए यूज करा है तो आपको हाफ परसेंट से डेप मिलेगा, मतलब 15 नहीं 7.5%। और इसके अलावा जो बैलेंस बच गया, जो क्लोजिंग डब्ल्यूडी में बैलेंस बच गया, तो 50 लाख में से ये 4 लाख घटा दो, 5 लाख घटा दो, 9 लाख आ गया। तो 50 लाख में से 9 लाख घटाओ, बचा 41 लाख, और इस पे पूरा 15% के रेट से डेप मिलके चलेगा। तो ऐसे हम डेप की कैलकुलेशन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ब्लॉक बनाते हैं और फिर विद इन अ ब्लॉक हम कैसे डेप की कैलकुलेशन करके चलते हैं। अब सर इसके बाद बच्चों को देखो नॉर्मली 2 डाउट आते हैं। सर पहला, एक तो सर मुझे ये चीज समझ में आ गई कि जो एसिड मैंने पुट टू यूज ही नहीं करा उस पर तो कोई डेप नहीं मिला, पर सर यहाँ पे हमने हाफ डेप्रिसिएशन का रेट क्यों करा, ठीक है। एक तो डाउट बच्चों को ये आता है, ठीक है। अब सब ये बात समझो, क्या इनकम टैक्स एक्ट कहता है, मानो सर कोई ऐसा एसेट है जो आपने परचेज तो करा है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। आपने जिस साल का डेप निकालो, मान लो फॉर एग्जांपल 24-25, तो आपने 24-25 में एसेट परचेज तो करा, पर 24-25 के अंदर आपने उसे 180 दिन के कम के लिए डेप यूज करा, समझे। देखो दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, क्या आपने एसेट परचेज करा ड्यूरिंग द ईयर और पुट टू यूज करा 180 दिन से कम के लिए, तो वहां पे उस एसेट के ऊपर आपको हाफ डेप मिलता है। जितना भी उसका ब्लॉक होगा, मानो अगर ब्लॉक पे 20% लगता है तो आपको 10% मिलेगा, अगर ब्लॉक पे 40 लगता है तो आपको उस एसेट के संबंध में 20 मिलेगा। बट दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, क्या एसेट उसी साल परचेज कराओ और 180 दिन से कम के लिए पुट टू यूज कराओ। अब देखो इस बात को समझो, एक मैंने एग्जाम्पल लिया, सर मान लो एक एसेट है जो मैंने 23-24 के अंदर परचेज करा, पर मैंने उस 23-24 में पुट टू यूज ही नहीं करा। तो जब मैंने 23-24 के अंदर पुट टू यूज ही नहीं करा तो मुझे 23-24 के लिए कोई इस पे एसेट के संबंध में डेप नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सर मैंने अगले साल 24-25 के लिए पुट टू यूज करा और 180 दिन के कम के लिए करा। अब सर यहाँ पे हाफ डेप मिलेगा फिर फुल डेप मिलेगा। तो देखो मैंने क्या, हाफ के लिए 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सर पहली कंडीशन क्या कि जिस साल 180 दिन से कम के लिए पुट टू यूज हुआ है उसी साल परचेज होना चाहिए। 2 कंडीशन हो गई, एक तो एसेट परचेज हो और 180 दिन से कम के लिए पुट टू यूज हो। अब सर यहां मैंने देखो पुट टू यूज 180 दिन से कम के लिए कब करा सर 24-25 के लिए, और एसेट परचेज कब करा था सर 23-24 के अंदर। सही कंडीशन पूरी नहीं हो रही क्योंकि परचेज किसी और साल कर रहा है और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किसी और साल कर रहा है। तो यहाँ पे इसलिए मुझे साल 24-25 में पूरा डेप मिलेगा। क्यों क्यों समझे, पूरा डेप क्यों मिलेगा, क्योंकि जिस साल मैंने 180 दिन से कम के लिए पुट टू यूज करा उस साल मैंने एसेट परचेज नहीं करा था, किसी और साल एसेट परचेज करा था, इसलिए यहाँ पे आपको फुल रेट डेप मिलेगा ना कि हाफ रेट।